एक ही लाइन के अंदर कंडीशन भी लिख दी और हमने क्या कर दिया, वहीं पे उसको इनिशियलाइज भी करवा दिया और उसी के साथ साथ उसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इसी के साथ साथ कुछ लूप्स की और किस्में भी हैं जिसकी मदद से हम क्या करवा सकते हैं। देखिए काम एक ही रहेगा, काम यही है कि पूरे आइटरेट करवाना, चीज़ों में रिपीट करवाना, काम यही रहेगा। बट उसे लिखने का जो तरीका है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि स्क्रीन शो हो रही है सबको। जी। जी सर। अच्छा, जी सर। हमने क्या किया, हमने अभी इसकी एक चीज देखी थी, हमने देखी थी फॉर लूप। उसके अलावा भी होती है वाइल और डू वाइल। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, हमने फॉर तो देख ली कि कैसे हम बनाते हैं, वाइल और डू वाइल। मकसद ये सारी क्या है, ये लूप्स की टाइप्स हैं। ठीक है, ये सारी क्या हैं, ये आपके पास लूप की टाइप्स हैं। ठीक है, कि ये भी एक तरह की लूप है, ये भी एक तरह की लूप। से मुराद यही है ना कि चीज़ को साइकिल में चला देना, चीज़ को रिपीट करवा देना, चीज़ों में आइटरेट करवा देना। ठीक है, तो हमने उसका एक तरीका देखा था, उसके साथ ही मिलती जुलती वाइल है, और जो डू वाइल है वो इनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके लिखने का तरीका भी मैं इनका ऑब्वियस ही बात है, ये इसके लिए कीवर्ड फॉर यूज हुआ था, इसके लिए कीवर्ड वाइल यूज होगा, इसके लिए कीवर्ड डू होगा, फिर नीचे वाइल होगा। लिखने का तरीका भी अलग है, इनकी एग्जीक्यूशन का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूं वाइल की, तो वाइल का जो सिंटैक्स है वो कैसे होगा, हमारे पास एक सिंपल कीवर्ड आ जाएगा वाइल का, वाइल, और उसके अंदर हमारे पास क्या चली जाएगी, कंडीशन, कि जब तक कंडीशन ठीक है ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए। कि जब तक तो कंडीशन रहती है ठीक, जब तक बात ठीक रहती है तो कोड एग्जीक्यूट होता रहना चाहिए, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कोड हमारा एग्जीक्यूट होना बंद कर जाए, इस बॉडी को स्किप करके आगे चला जाए। ठीक है, ये हमें पता लग गया कि इसी तरह की चीज़ है। और यहाँ पे जो हम इनिशियलाइजेशन थी वो हम पहले ही करवा देते हैं। इनिशियलाइजेशन हम पहले ही करवा लेते हैं, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम बॉडी के अंदर ही करवा लेते हैं। बातें वही हैं जो हमने फॉर लूप में देखी थी, बस इसे लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अब मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आके पहले हमारे पास वाइल का कीवर्ड है, तो मैं क्या यूज़ कर लूँगा, वाइल। उसके बाद कंडीशन, कंडीशन में कह देता हूँ कि x इज लेस देन 5। x मैंने लेस देन 5 तो कह दिया, बट मेरे पास x तो कोई है ही नहीं, तो मैं वेरिएबल x इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। और यहाँ पे आके मैं सिंपली कुछ भी लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ तक आपने ये नहीं समझना कि आपका काम हो गया, यहाँ तक आप करेंगे तो आपके पास वही कल वाला मसला आ जाएगा जो कल आपको बताया था। ये लोडिंग जो है ये कभी भी नहीं रुकेगी। ये लोडिंग क्यों नहीं रुकेगी, क्योंकि आपने कभी भी कंडीशन फॉल्स नहीं करवाई पूरी जिंदगी। देखिए एक्स में पड़ा हुआ है 0 और आपने कहा है एक्स इज लेस देन 5, तो आपकी एग्जीक्यूशन चलती रहेगी। एट द एंड आपके पास चीज़ें जो है वो क्रैश हो जाएंगी, ब्राउज़र आपका जो है क्रैश हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। बिल्कुल। हमने कह दिया 0 इज लेस देन 5, तो बात तो ठीक है, 0 स्मॉलर देन 5 होता है, बट पूरी ज़िंदगी हमारे पास ये एक यूनिवर्सल लॉ है
अगर मैं पूरी ज़िंदगी भी बैठा रहूँ तो ज़ीरो हमेशा ही लेस देन 5 ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नई थ्योरी आ जाए और वो कहे कि ज़ीरो बड़ा होता है 5 से। ठीक है, क्योंकि ये इन्वेंशंस पहले ही ग्लोबली हो गई हैं, तो ऐसा हमने काम नहीं करना। अब ये देखें, मेरा ब्राउज़र जो है वो क्रैश हो चुका है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, आपने यहाँ पे इस तरह का काम जो है वो नहीं करना। आपने उसके बाद इसे x को प्लस प्लस भी करवाना। देखिए कल मैंने i लिया था, आप i ले लो, आप x ले लो, कोई ऐसी मसले वाली बात जो है वो नहीं है। आप i बेशक ले लो, बेशक a ले लो, बेशक यहाँ पे b ले लो। वो यहाँ पे आई इसलिए यूज़ करते हैं कि ग्लोबली आई ही सब इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं वो एक ट्रेंड सा बन गया है कि लूप जब भी लगाओ तो आई यूज़ कर लो। यस सर, ज़रूरी नहीं है। वो आइट्रेशन से भी आई बनता है ना, तो बिल्कुल, आइट्रेशन से भी आई बनता है, और वैसे भी हमारे यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर्स हैं वो भी आई यूज़ करते हैं, इंटरनेट पे भी आई यूज़ हुआ होता है। तो वो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सा एक तरह से बन गया, बट ज़रूरी नहीं है कि आई ही यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू 0, और अब आपने इंक्रीमेंट भी करवा दिया। तो यहाँ पे अगर मैं इसे कॉपी करूँ तो इसका ड्राई रन वैसे ही होगा जैसे कल फॉर लूप का किया था। जैसे अगर मैं आपको एक क्विक सा इसका ड्राई रन अगर करके दिखा दूँ, तो पहले हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। देखें, आपको मैंने बताया हुआ कि यहाँ तक होती है डिक्लेरेशन। ठीक है, और ये ज़ीरो इसे मिल जाना मतलब कि जैसे ही वो डिक्लेयर हुआ साथ ही वो इनिशियलाइज हो गया कि उसमें ज़ीरो चला जाए। तो ज़ीरो इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हुई। आप सब कहेंगे कि जी सर ज़ीरो 5 से छोटा होता है, बिल्कुल ठीक है। आपके पास ये प्रिंट हो गया, ये चीज़ हेलो, हेलो फर्स्ट टाइम प्रिंट हो गया और लाइन भी ब्रेक हो गई। अगली दफ़ा हो गया x प्लस प्लस, यानी कि x के अंदर 1 चला गया, 1 इज लेस देन 5, तब भी बात ठीक हो गई, 1 भी लेस देन 5 होता है। फिर ये प्रिंट हो गया, दूसरी दफ़ा हमारे पास ये आ गया, उसके साथ x प्लस प्लस हो गया, यानी कि x में 2 चला गया। फिर अगली दफ़ा क्या हो गया, 2 इज लेस देन 5, फिर प्रिंट हो गया, फिर हो गया 3 इज लेस देन 5, फिर प्रिंट हो गया, फिर आया 4 इज लेस देन 5। तो एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, पांच दफ़ा ये चीज़ चल गई। जब हुआ ना 5 इज लेस देन 5, अगली दफ़ा इंक्रीमेंट होने के बाद, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। अब ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली बॉडी स्किप हो जाएगी और एग्जीक्यूशन यहाँ नीचे आ जाएगी। इसीलिए आप देखोगे कि ये आपके पास 1 2 3 4 5 5 टाइम्स ही प्रिंट हुआ है, क्योंकि पहली दफ़ा इसकी वजह से, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा और पांचवी। ठीक है, आप यहाँ पे बेशक अगर चाहो तो x की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हो, सिंपल। और उसके साथ आप क्या कर लो, ब्रेक कर लो br, ताकि आपको पता लगता रहे कि वाकई ही x किस तरह से प्रिंट हो। एक मिनट रुकिएगा सर। जी, तो ये देखें, आप देख लें, x पहले 0 हुआ, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 5 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 5 हुआ ज़रूर है, बट 5 को आपने प्रिंट आउट नहीं करवाया। आपको लग रहा होगा कि 5 हुआ ही नहीं है, 5 हो चुका है, बट हमने सिर्फ क्या किया, प्रिंट आउट नहीं करवाया। अगर इसके नीचे में आके यहाँ पे मैं लिख दूँ ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एक्स, तो आप देखेंगे कि इसके बाद 5 भी आ जाएगा। मतलब कि एक्स की वैल्यू 0 से शुरू हुई और अब 5 हो चुकी है। मतलब कि एक्स के अंदर क्या स्टोर्ड है, 5। तो जब यहाँ से उसने चेक किया कि 5 इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो एक्स प्रिंट आउट नहीं हुआ, एक्स ये बाउंड्री छोड़ के बाहर आ गया। अब आगे आप जहाँ पे भी एक्स यूज करोगे आपको पता है उसके अंदर 5 स्टोर्ड है।
अब ये आखिरी वाला 5 क्यों आया, इसकी वजह से। अगर मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ से 5 गायब। ये नहीं समझना कि लूप की वजह से ये 5 कहीं आ गया। तो ये आपके पास वाइल लूप है, ये दोनों फॉर लूप के थोड़ा सिमिलर ही है और हमें इसे समझना भी ज़्यादा आसान है। बट फॉर लूप का जो यूजेज है वो ज़्यादा है बाकी दोनों लूप से, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा, उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल, हैंडी है। थोड़ा हैंडी से ये मुराद होता है कि उसे लिखना ज़्यादा आसान है, कि आपने एक ही लाइन के अंदर सारी बातें लिख ली, एक ही लाइन के अंदर। सर तो फिर इन दोनों का बेसिक यूज कहाँ पे होगा? देखें हमारे पास जो ज़्यादा यूज़ होती है ना, वो फॉर लूप ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इन 3 लूप्स के अलावा भी हमारे पास लूप्स हैं, जैसे कि फॉर ईच है, फॉर इन है, ठीक है, फॉर ऑफ भी है। वो 3 लूप्स हमें फॉर की ही सब टाइप्स और भी हैं हमारे पास, वो भी इस्तेमाल हो जाती हैं अक्सर। तो ये हमारे पास डिपेंड करता है। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो हम फॉर लूप से अपने काफ़ी काम करवा सकते हैं, बट पीएचपी के अंदर जो है वो फॉर भी इस्तेमाल हो जाती है और वाइल भी इस्तेमाल होती है पीएचपी के अंदर। क्यों? क्योंकि जब हम डाटाबेस से डाटा फेच करवा रहे होते हैं तो हम, या इंसर्ट करवा रहे होते हैं, ये मल्टीपल डाटाबेस के ऑपरेशंस होते हैं, तो हम लूप चला देते हैं कि लूप की मदद से क्या करता रहे, वो डाटाबेस में डाटा ढूंढता रहे या रखवाता रहे या एंट्रीज एंटर करवाता रहे। तो वहाँ पे हमारे पास वाइल इस्तेमाल होगी। हाँ, जो डू वाइल है उसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे। ठीक है। और फॉर लूप के अंदर भी अगर आप ये वाली कंडीशंस यहाँ से निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, जैसे कल मैंने आपको करके दिखाया था। जैसे अगर यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, नहीं लिखो, ठीक है। कंडीशन लिख दी, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वो बेशक हम बॉडी में ले जाएं तो हम वो काम भी करवा सकते हैं। बस हमें सिर्फ और सिर्फ उसका मैकेनिज्म जो है ना वो समझ आया होना चाहिए कि एक्चुअली लूप रन कैसे होती है। अच्छा, इसकी जो लास्ट टाइप है वो है डू वाइल की। कोई मुझे बताएगा कि डू वाइल लूप जो है वो कैसे रन करती है, क्या करती है डू वाइल? जी। उसमें सर इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट पहले कर ले, कंडीशन प्रिंट करवाने से पहले। नहीं ऐसा तो नहीं होता। जी, सी प्लस प्लस वाले जो हैं। जी नाइला, आप बताएं। सर डू वाइल का पूछा आपने? जी, डू वाइल का। सर डू वाइल का या तो ये डू हो जाए या फिर लूप चलता रहे, अच्छा, या डू हो या जाए या या, लूप चलता रहे। या लूप चले, कुछ ऐसा है इसका। जी समरीन, आप बताएं। सर डू व्हाइल लूप में अगर कंडीशन ट्रू ना हो तब भी एक दफा सारा कोड एग्जीक्यूट जरूर होता है, क्योंकि कोड पहले आता है और कंडीशन एंड पे आती है, इसलिए। जी समरीन, बिल्कुल ठीक आपने बताया। जी हिना, आप बताएं। हिना नोमान। सर वाइल में पहले जो है कंडीशन चेक होती है, फिर प्रोग्राम रन होता है, और जबकि इसमें जो है डू वाइल में प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन जो है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी, चेक करेगा। जी बिल्कुल ठीक आपने बताया कि देखें, जैसे वाइल के अंदर हमारे पास पहले कंडीशन आती थी, अगर तो कंडीशन ट्रू होती थी तभी कोड चलता था, अगर कंडीशन ही गलत होती थी तो कोड पहली दफा ही नहीं चलता। जैसे मैं अगर मिटा देता हूँ इसे, फौरन सारा मैं वाइल पे आ जाता हूँ। ये अगर मैं ये लेता यहाँ पे 15, तो 15 इज लेस देन 5, तो 15 इज नॉट लेस देन 5, यानी कि मेरी बात गलत हो गई। तो अब क्या होता, मेरे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरी कंडीशन ही सरासर गलत है। तो जब कंडीशन ही गलत है तो कोड के अंदर यहाँ पे एग्जीक्यूशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बट डू वाइल जो है ना वो थोड़ा सा इसके ऑपोजिट है। डू, उसमें उसे कैसे लिखेंगे, उसका सिंटैक्स ऐसे है, मैं सिंटैक्स नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ डू, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी बॉडी, यहाँ पे आ जाएगा कोड।
ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या होगी, वाइल लूप लगी होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंडीशन, पहले बॉडी फिर वाइल, फिर उसके बाद जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी ये फिर उसको आइट्रेट करवाता रहेगा, घुमाता रहेगा। तो अगर एक दफ़ा पहली दफ़ा कंडीशन गलत भी है तो कोई मसला नहीं, ये कोड हमारा एग्जीक्यूट लाजमी हो जाएगा। क्या होगा, कोड हमारा एक दफ़ा कम अज कम लाजमी एग्जीक्यूशन होती ही होती है। कैसे होती है हम देखते हैं, मैं 1 मिनट के लिए इन चीज़ों को मिटाता हूँ। ठीक है, डू के साथ मैं लिख लेता हूँ उसी तरह से डॉक्यूमेंट डॉट सिंपल सी कोई स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कहा था, मैं लिख दूंगा वाइल। अब वाइल के अंदर मैं लिख देता हूँ उसी तरह, आई ले लेता हूँ, आई इज लेस देन 5। ऊपर जाके मैं एक दफ़ा बना लेता हूँ वेरिएबल आई इज इक्वल टू, ठीक है, फिर वो गलती नहीं कर देनी, आई प्लस प्लस करवाना लाजमी है, क्योंकि कभी ना कभी तो कंडीशन गलत होनी चाहिए ना। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस और आई प्लस प्लस। अब मेरे पास क्या होगा, अगर तो मैं यहाँ से इसे क्या देता हूँ, कुछ भी, जैसे आई इज, जैसे मैं बदल देता हूँ, आई इज ग्रेटर देन 5, तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 5, या अगर 0 है एक दफ़ा होके इंक्रीमेंट होके 1 भी हो जाता है तो 1 इज नॉट ग्रेटर देन 5। बट फिर भी आपके पास एक दफ़ा आउटपुट ज़रूर आई है, अगली दफ़ा कंडीशन गलत हो गई और वो चीज़ नहीं चली। बट एक दफ़ा क्या हुआ है, उसके अंदर वाला जो कोड है वो कम से कम कंडीशन चेक करने से पहले पहले एग्जीक्यूट लाजमी हुआ। कंडीशन चेक करने से पहले पहले कोड की एग्जीक्यूशन एक दफ़ा कम से कम लाजमी हुई है। उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है यानी कि सही रहती है तो कोड फिर चलता रहता है। 1 2 3 4, फिर जैसे आप देखें 0 इज लेस देन 5, तो ठीक है, मैं इसे अगर यहाँ से कॉपी करूँ, तो इसी तरह होगा। देखें पहले आया, एक दफ़ा आई को 0 किया, फिर इसने कोड किया, यहाँ पे आई को 1 करके इसने कंडीशन चेक की। अब मैं आपको अगर दिखाऊं कि अगर तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है पहली दफ़ा ही, और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई, आई 1 हो चुका है, यानी कि उससे आपने ये नहीं समझना कि ऐसे अंदर गया ही नहीं था, वो अंदर गया, अंदर जो जो चीज़ें थी उसकी एग्जीक्यूशन हुई है, फिर उसने कंडीशन चेकआउट की। तो आपके पास क्या होगा, पहली दफ़ा एक दफ़ा कोड रन होगा ही होगा, और उसके बाद हमारे पास कंडीशन चेक, फिर कंडीशन चेक अगर ट्रू हो जाती है फिर वापस इस बॉडी में, फिर ये होगा, फिर कंडीशन चेक, अगर तो कंडीशन ट्रू रहती है तो ये वापस आ जाता है, अगर फॉल्स होती है तो किधर चला जाता है, नीचे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई ये वापस ऊपर फिर नहीं जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, नीचे वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। ये इसका एक बेसिक सा एक माइनर सा जो क्या है डिफरेंस होता है वाइल का, डू वाइल का और फॉर का। बट हमारे मोस्ट ऑफ द टास्क जो होते हैं ना वो हमारे वाइल की मदद से ही परफॉर्म हो जाते हैं, हमें बाकी लूप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब हमें कोई ऑब्जेक्ट वगैरह में आइट्रेशन करवानी हो तो फिर हम फॉर की सब टाइप्स वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको थोड़ा सा समझ आया है लूप का। अगर फॉर की बात की जाए तो फॉर का मैंने जैसे पहले भी बताया कि वेरिएबल आई, पहले आई आ जाएगा, कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है, और आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस।
और फिर बॉडी। ये लिखना आसान है, एक ही लाइन में लिख दो, फिर उसके बाद अपनी बॉडी लिखो, दैट्स इट। तो ज़्यादा यूज़ फॉर हो जाती है वैसे वाइल वगैरह की भी आगे पीएचपी में जाके, जब अगर हमने डेटाबेस के प्रॉपर ऑपरेशंस अगर पढ़े, करिकुलम में नहीं है बट वहाँ पे जाके वाइल लगती है जब आप डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करवा रहे होते हो, सर्चिंग करवा रहे होते हो, सर्च करवा के वापस बुलवा रहे होते हो डेटाबेस में से, तो तब आपके पास वो वाइल का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। जी यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? जी सर। अच्छा, मैंने आपको कल इसके साथ साथ एक और चीज़ भी कहा था कि हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर करने के दो तरीके थे, ठीक है, एक वार और एक लेट। मैंने आपको कहा था इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपने पढ़ के आना है। तो किस किस ने वेरिएबल का, वीएआर का और लेट का जो डिफरेंस है वो सर्च किया था और पढ़ा था? जी, किस किस ने वार और लेट का जो डिफरेंस है वो देखा था और किस किस ने नहीं देखा बिल्कुल भी? जिन्होंने देखा है वो हैंड रेज कर सकते हैं। जी बड़ा सोच सोच के हैंड रेज कर रहे हैं एक एक करके। जी बाकी सब ने क्यों नहीं देखा ये चीज? जी कौन एक्सप्लेन करेगा कि कोई एक एक डिफरेंस बताते जाए। मैं पहले जीशान यूसुफ आपसे पूछता हूँ, कोई एक डिफरेंस बता दें वार और लेट का। सर जो वाह है ना वो हम ग्लोबली उसको डिक्लेयर करते हैं, जो लेट है वो एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। अगर उसको दूसरी बार यूज करेंगे तो वो साइंटिफिक एरर देगा, उसको दोबारा डिक्लेयर करना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि रीडिक्लेयर हम लेट के साथ चीज़ों को नहीं कर सकते? नो सर। ठीक है जी। अदनान असगर आप बताएं कुछ और। ये जो वेरिएबल होता है ये हमारा जो होता है ना वो फंक्शन स्कोप होता है। मतलब अगर एक ही फंक्शन में हमें जिधर भी उसे कॉल करेंगे ना तो वो उधर यूज हो सकता है। अगर इस फंक्शन उसका वेरिएबल का स्कोप जो होता है वो लोकल भी होता है और ग्लोबल भी होता है। ठीक है। और लोकल में अगर वो होता है वो फंक्शन स्कोप होता है, उसका फंक्शन के अंदर जहाँ भी उसको कॉल करेंगे तो वो उसकी जो है ना वैल्यू वो ही देगा। लेकिन जो लेट है वो हमारा ब्लॉक स्कोप है, लेकिन ब्लॉक स्कोप मतलब करली ब्रेसेस के अंदर कहीं भी हमने उसको ब्लॉक के अंदर हमने लेट को डिक्लेयर किया तो वो करली ब्रेसेस से बाहर जो है ना वो उसकी वैल्यू नहीं देगा हमें अगर उसको कॉल करेंगे तो। जी बिल्कुल ठीक है अदनान, बिल्कुल ठीक आपने बताया। जी तानिया आप भी कुछ एडअप करें। तानिया यू। सर मैंने भी यही देखा था कि मतलब जो वार होता है ना ये ग्लोबली यूज हो सकता है, यानी कहीं भी इसको कॉल किया जा सकता है। लेकिन जो लेट होता है ये ब्लॉक के अंदर काम करता है, तो इसको इस तरह से नहीं यूज कर सकते। अच्छा, मतलब कि ये कहना ठीक होगा कि वार जो है वो ग्लोबल चीज़ों के लिए यूज़ होता है और लेट और लोकल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, क्या ये कहना ठीक होगा? जी अताउर रहमान। जी सर, मैंने भी यही पढ़ा था, ये जो दनान भाई ने बताया है ना कि जो वार होता है वो ग्लोबली हम यूज कर सकते हैं, और जो लेट होता है ये स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड में इसकी एक्सेस होती है, वहां पे हम यूज कर सकते हैं। जी वो बात ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मैं इन्हें स्पेसिफिकली ऐसे कह सकता हूँ कि वार जो है वो ग्लोबल पर्पसेस के लिए है और लेट जो है वो लोकल पर्पसेस के लिए? सर जो क्या? पढ़ा है उसके मुताबिक तो कहा जा सकता है, सर बाकी मैं बताऊं? मजीद आप एड अप कर दो। जी आप बताएं अदनान असगर। सर ये जो है ना लेट है और ये जो वेरिएबल है ये दोनों लोकली भी यूज़ हो सकते हैं और ग्लोबली भी यूज़ हो सकते हैं दोनों, लेकिन इनका स्कोप फर्क होगा। अगर ये हम ग्लोबल में लेट का यूज़ करेंगे तो ये
ग्लोबली हमारे अंदर पूरे प्रोग्राम में ये यूज हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक है दनान, आपने बताया। जी अब्दुल वहीद आप बताएं कोई चीज़, आपने क्या रीड आउट किया था अब्दुल वहीद? सर मैंने यही बताना था कि वेरिएबल और लेट का स्कोप डिफरेंट है। वेरिएबल को अगर हम प्रोग्राम के अंदर राइट करें तो उसको कहीं पे भी हम कॉल करके उसके अंदर वैल्यू चेंज करके तो उससे हम जो है आंसर ले सकते हैं। और लेट को सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिख के तो उसको सिर्फ एक मखसूस जगह के अंदर उससे हम आउटपुट ले सकते हैं, उसकी वैल्यू को दोबारा दोबारा असाइन करके चेंज नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। जी समरीन आप बताएं। सर एक इन दोनों का स्कोप डिफरेंट होता है और दूसरा ये कि रीड डिक्लेरेशन चाहिए होती है लेट को और वार को रीड डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। अच्छा लेट को चाहिए होती है रीड डिक्लेरेशन और वार को नहीं करना पड़ता। जी सर, अगर हमने कोई वेरिएबल एक दफा क्रिएट कर लिया है तो हमें उसे बार बार क्रिएट डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, और अगर हमने लेट के थ्रू कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसे जब भी यूज करना है री डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऐसा ये देखें, आपके कहने का मतलब है कि x इज इक्वल टू 5 आपने कर लिया ना, तो जब भी यूज करना दोबारा वार x इज इक्वल टू ऐसे करें, इससे तो ये मुराद बनती है। बट ऐसा नहीं जरूरी तो सर, नहीं है। नहीं सर, वार के साथ नहीं करेंगे, लेट लेट के। मुझे तो यही समझ आया था क्योंकि वहां लिखा हुआ था री डिक्लेरेशन चाहिए होती है उसे लेट को, और वेरिएबल को नहीं, वार को नहीं चाहिए होती। ठीक है, देखिए इसकी ना मैं आप सब लोगों से मैंने एक्चुअली पूछा इसलिए क्योंकि मैंने आपको कल भी एक बात कही थी कि जब भी लोग लेट और वार का फ़र्क समझने की कोशिश करते हैं ना, वो इसकी एसोसिएशन कर देते हैं वार की ग्लोबल के साथ और लेट की लोकल के साथ, जबकि ऐसा नहीं है। हम अगर कह देना कि वार हमेशा ग्लोबल ही रहता है और लेट हमेशा लोकल ही रहता है तो ये बात गलत है, हम बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। ये वार और लेट दोनों ग्लोबल भी हो सकते हैं और दोनों लोकल भी हो सकते हैं। हमें बस ये पता होना चाहिए कि किस सिनेरियो के अंदर, किस कंडीशन के अंदर वार लोकल है और किस कंडीशन के अंदर लेट लोकल है। हमें ये फर्क पता होना चाहिए कि कैसे सरकमस्टांसेस होंगे, कैसा माहौल होगा जिसमें इनका स्कोप बदल जाता है। जैसे आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल लिख के बताता हूँ। अगर मैं कह देता हूँ वार x इज इक्वल टू 5, उसके बाद मैं यहाँ पे कोई फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और x, और मैं माई फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आपको पता है, देखिए कल हमारी ये बात हो गई थी कि x ग्लोबल होगा, हमारे पास x प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही बात की थी कि x प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर इसे आप कह देते हो कि लेट रहता ही लोकल है तो लेट करने से लेट यहाँ पे प्रिंट तो नहीं होना चाहिए, बट मैंने इसे लेट कर दिया और अभी भी प्रिंट हो रहा है, क्योंकि दोनों का स्कोप तो बदल गया ना। इसका तो फंक्शनल स्कोप है, ये डिफरेंट स्कोप है। फिर तो लेट अगर है ही लोकल तो लेट तो इस एरिया में रहेगा, वो किसी और के स्कोप के अंदर तो नहीं एंटर हो सकता। तो यहाँ पे डिक्लेयर करने से लेट भी ग्लोबल है और वार से करोगे तो वार भी ग्लोबल है। बेशक इसे वार से कर दो, बेशक इसे लेट से कर दो, ये दोनों क्या रहेंगे, ग्लोबल। देखिए लेट से किया है, फिर तो मेरे पास एरर आ जाना चाहिए था कि एक्स को नहीं जानते, बट एक्स को मैंने प्रिंट कहाँ पे करवाया, फंक्शन के अंदर। तो पहली बात तो हमें ये अपने जहन में क्लियर कर ली हमने कि जो लेट है और जो वार है, इसे लोकल और ग्लोबल के साथ डायरेक्टली एसोसिएट कर देना टोटली रॉन्ग बात होगी। अगर तो ये दोनों इसके अंदर बनते हैं, अगर मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ, अब मेरे पास जो अगला अगला सिनेरियो आ गया वो है फंक्शन। फंक्शन के अंदर की बात की, क्योंकि हमने कल की थी कि फंक्शन के अंदर बनने वाला वेरिएबल जो है वो लोकल होता है। तो यहाँ पे बेशक वार बन जाए, यहाँ पे बेशक लेट बन जाए, दोनों लोकल ही रहेंगे।
ठीक है, यहाँ पे आपने ये क्रिएट किया, मैं इसे यहाँ से अब मिटाता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। मैंने वेरिएबल एक्स क्रिएट फंक्शन में किया, पर मैं उसे कॉल कहाँ कर रहा हूँ, फंक्शन के बाहर। ठीक है, तो क्या बात आ जाएगी जी, इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। एक्स इज नॉट डिफाइंड। हालांकि आपने तो एक्स को कह दिया था कि ये, हमने तो वार को डायरेक्टली कह दिया कि तुम ग्लोबल होते हो। तो वार जब ग्लोबल है तो फिर क्यों नहीं एक्सेस हो रहा? क्योंकि वो तो फिर किसी भी सिनेरियो में एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि वो तो ग्लोबल है हमेशा। तो वार को हमेशा ग्लोबल कह देना और लेट को हमेशा लोकल कह देना सरासर गलत है। वार फंक्शनल स्कोप के अंदर क्या हो जाता है, लोकल हो जाता है। इससे हम कहते हैं फंक्शनल स्कोप। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर की बात हो रही है, फंक्शन की बॉडी की बात हो रही है। अब बेशक यहाँ पे मैं लेट भी ले लूं तो लेट भी मेरे पास आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि फंक्शनल स्कोप के अंदर ये दोनों एक ही तरह बिहेव करते हैं। अगर ये ग्लोबल है दोनों सेम बिहेव करते हैं, अगर ये फंक्शन के अंदर है तो दोनों सेम बिहेव करते हैं, कोई फर्क नहीं है। वो रीडिक्लेरेशन वाला जो मुद्दा है, वो जो बात है, उसकी अभी मैं बात ही नहीं कर रहा। अभी मैं सिर्फ इनके स्कोप की बात कर रहा हूँ। रीडिक्लेरेशन पे भी मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास एक ये स्कोप आ जाता है। हमने कल एक बात की थी, कल क्या बल्कि पहले से ही हम एक बात करते आ रहे हैं कि एक ब्लॉक ऑफ कोड वो होता है जो करली ब्रेसेस के अंदर होता है। अगर हम इस ब्लॉक ऑफ कोड को कोई नाम दे देंगे तो ये एक फंक्शन बन जाएगा। ऐसी बात हमने की थी या नहीं? जी, यस सर। कि अगर तो ब्लॉक ऑफ कोड को कोई नाम दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो एक फंक्शन बन जाएगा। बट अगर मैं खाली ब्रेसेस लगा दूं तो होगा तो वो भी ब्लॉक ऑफ कोड, बट वो इसी तरह से है जैसे आप घर बना देते हो और उसका दरवाजा नहीं लगाते, ओपनिंग दरवाजा। वो किस तरह से है, जैसे कि अब ये तो फंक्शन है, मैं मिटा देता हूँ, सब चीजें मिटा दी मैंने, सारा कुछ। पहली लाइन है, अगर मैं इसे ऐसे करके ऐसे ले आऊं, अब ये सिर्फ ब्लॉक ऑफ कोड तो है, बट इसके एंट्री के लिए कोई नाम नहीं बुलाना पड़ता। इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे जो कोड है, कुछ भी कोड है, जो भी यहाँ पे कोड है, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए इसको किसी नाम से पुकारना नहीं पड़ता। जैसे फंक्शन में हमें पुकारना पड़ता है, भाई आपको एग्जीक्यूट करवाना है। ये इसी तरह से है कि यहाँ पे जो चीज़ भी होगी, एक आपने एरिया ज़रूर बना दिया बट उसका दरवाज़ा कुछ भी नहीं रखा, घर बना दिया बट उसका दरवाज़ा ओपन है, कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे आके लेट का और वार का जो डिफरेंस है ना, वो थोड़ा सा हमें फील होता है कि अगर तो मैं ब्लॉक स्कोप की बात करूं, अब इसे कहते हैं ब्लॉक स्कोप, सिंपल। ये कोई फॉर भी हो सकता है, ये कोई इफ भी हो सकता है, ये सारे ब्लॉक स्कोप ही रहेंगे। ये कोई वाइल भी हो सकता है। अगर तो मैं यहाँ पे बात करूं कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूं वार से, वार x इज इक्वल टू 5, और मैं इस ब्लॉक से बाहर आ जाता हूं। यहाँ पे आके मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ x, मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो आ जाएगी 5। पर अगर इसी जगह पे मैं लेट को क्रिएट कर देता हूँ तो मेरे पास आउटपुट कोई भी नहीं आएगी, मेरे पास आ जाएगा अनडिफाइंड का एक एरर। हालांकि ये कोई फंक्शनल स्कोप नहीं है। ये कौन सा स्कोप है? ये एक ब्लॉक स्कोप है, सिंपल। इसके पहले इफ लगी हो सकती है, इसके पहले फॉर लगी हो सकती है, बट इफ और फॉर जो है वो उसका कोई ब्लॉक का नाम नहीं दे रहे, वो सिर्फ बता रहे हैं कि अगर ठीक होती है तो चल जाए, अगर ठीक नहीं होती तो ना चले। बट फंक्शन में हम थोड़ा सा फंक्शन को ऐसे कहते हैं कि हम उस पूरे ब्लॉक को एक नाम दे देते हैं कि ये ब्लॉक का एक नाम है, एक फंक्शन है।
तो जो फंक्शनल स्कोप है वो अलग होता है, जो ब्लॉक स्कोप है वो अलग होता है। अगर इसके ऊपर फॉर भी लगी हुई है ना तो तब भी ये ब्लॉक स्कोप ही रहेगा, इसके ऊपर ऐसे फॉर का पूरा कोड लिखा हुआ है। अगर इसके ऊपर इफ लगी हुई है ना तो तब भी ये एक ब्लॉक स्कोप ही रहेगा, क्योंकि ये है रहेगा तो एक ब्लॉक ही। बट अगर इसके ऊपर फंक्शन आ जाएगा तो ये फंक्शनल स्कोप बन जाएगा कि ये एक फंक्शन की बात हो रही है। तो जो लेट है वो उसका स्कोप यहाँ पे आके भी लोकल हो जाता है, फंक्शन में भी लोकल हो जाता है और ब्लॉक में भी लोकल हो जाता है, दोनों में। बट जो वार है, वार फंक्शन में तो लोकल हो जाता है बट ब्लॉक में आके वो लोकल नहीं होता, जैसे कि हमने करके देख लिया वार। देखिएगा एरर गायब हो जाएगा और आउटपुट आ जाएगी। ये देखें आउटपुट आ डायरेक्टली लोकल के साथ एसोसिएशन करना या ग्लोबल के साथ एसोसिएशन करना टोटली रॉन्ग है। इनकी एसोसिएशन आप सिनेरियो की बेस पे देखोगे कि एक्चुअल में वो चीज़ जहाँ पे क्रिएट हो रही है उसका एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पे कुछ इसके वार लिखूं, तो सिंपली आप इसे अपनी ज़ुबान में अगर लिख लो कि इफ़ वी डिक्लेयर वेरिएबल विद और कीवर्ड within a function then it will remain local। ठीक है, और इसी को अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करूँ और मैं लिख लूँ इफ़ वी डिक्लेयर वेरिएबल विद लेट कीवर्ड विद इन अ ब्लॉक देन इट विल रिमेन लोकल। हमें ऊपर की बहस करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि वहाँ पे हमें पता है वहाँ पे लेट भी लोकल हो जाता है, फंक्शनल में वार भी हो जाता है, ग्लोबल में वो दोनों ग्लोबल रहते हैं। पर जो फ़र्क आता है ना वो आता है इस स्कोप में, फंक्शनल सॉरी ब्लॉक स्कोप। तो हमें पता होना चाहिए इसका स्कोप होता है ब्लॉक का स्कोप और इसका स्कोप होता है फंक्शनल स्कोप, कि ये सिर्फ फंक्शनल में लोकल होगा। हमारा जो रेफरेंस है वो लोकल है, तो लोकल ये सिर्फ होगा, ये दोनों जगह पे हो जाएगा, फंक्शन में भी और ब्लॉक में भी। ये जो है ये कहाँ पे होगा, ये सिर्फ फंक्शन में होगा, ब्लॉक में नहीं होगा। जी अब थोड़ा सा इसका फ़र्क जो है वो क्लियर हुआ सबको, यहाँ तक एक पॉइंट इसका। यस सर, हो गया। यस सर। जी आज तो सोए सोए लग रहे हैं मुझे सब। क्या हुआ, एनर्जी लेवल डाउन हुआ वह सबका? ये खाना शाना नहीं खाया? जी एनर्जी डाउन डाउन लग रही है आज आप सबकी। यार अच्छा, घुमा के रख दिए जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में ये असल में ना देखें, ये जो लेट है ना, लेट स्टार्टिंग से मौजूद नहीं था जावास्क्रिप्ट में। लेट 2015 के अंदर जो है ना वो आया है। ठीक है, 2015 के अंदर उन्होंने ये न्यू ऐड किया है ताकि आपके पास जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्व रह सकें। प्रिजर्व रहने से क्या मुराद है कि हमारे पास क्या होता था कि लूप के अंदर वेरिएबल गया ना, वो अपडेट हो जाती थी उसकी वैल्यू।
वार की मदद से। वो अपनी एक्चुअल जो साख होता था वो खो देता था, क्योंकि लूप में उसे री इनिशियलाइज किया जाता था, अपडेट किया जाता था, वो अपनी वैल्यू खो देता था। उसको प्रिजर्व करने के लिए लेट निकाला गया, जो कि जिसका स्कोप ही ब्लॉक का स्कोप था, ताकि अगर एक ब्लॉक के अंदर भी वेरिएबल बनता है तो वो अंदर ही बने और अंदर ही रहे बस। मगर हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि आपने लेट ही यूज़ करना है। लेट को मैं आपको करने को दिया था, इससे सिर्फ इतना ही हद तक हमें समझना है कि अगर हम किसी और के कोड में लेट का इस्तेमाल देखें ना, तो हमें समझ ज़रूर आ जाए। क्यों? क्योंकि देखिए लेट जो है वो, जो न्यू डेवलपर्स हैं वो लेट को इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? रीज़न मैंने आपको बताई है कि ये ज़रा ज़्यादा सिक्योर्ड है वार की निस्बत। कैसे ज़्यादा सिक्योर्ड है? कि ये हर जगह पे, छोटी छोटी जगह पे लोकल हो जाता है, मतलब कि उससे बाहर एक्सेस ही नहीं होने देता। तो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा सिक्योर हो जाती है। वेरिएबल अपनी वैल्यू खो नहीं देता, भूल नहीं जाता, वो जो वैल्यू आप रखते हो उसके हिसाब से ही चलता रहता है। तो ये इसलिए मगर अगर हम नहीं यूज़ करना चाहते तो वार की मदद से हम सारे काम बिल्कुल करवा सकते हैं। सिर्फ आप क्या करो कि आप नाम बदल लो हर जगह पे, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। आप हर जगह पे वार से चीज़ बनाओ और नाम कभी एक्स रख लो, कभी वाई रख लो, कभी जी रख लो, ताकि आपको पता हो कि इस नाम के अंदर मैंने ये वैल्यू रखवाई है, तो आपको मसला ना हो कि कोई और चीज़ उसकी वैल्यू अपडेट कर रही है। सर एक और क्वेश्चन है जी सर, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कोई भी जब हमने कोड लिखना होता है या कोई भी परफॉर्म करना होता है प्रोग्राम, तो उसके लिए लॉजिक चाहिए होती है। सर लॉजिक बिल्डिंग मतलब वो करने के लिए कहाँ से बंदा उसको सीखे, उसको लॉजिक कौन से काम के लिए कैसे लॉजिक लगाएंगे, कैसे करेंगे काम को, तो उसके लिए लॉजिक्स को शार्प करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए? ठीक है। अब देखें, जैसे एक ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, ये सेम बात ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी अप्लाई होती है। देखिए फोटोशॉप सबको चलाना आ जाता है, सबको पता होता है यहाँ से पेन टूल होता है, यहाँ से ये हीलिंग टूल होता है, यहाँ से क्रॉप टूल होता है, पता लग जाता है। फिर भी एक बंदा उसी फोटोशॉप से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा होता है, दूसरा अर्निंग कम कर रहा होता है, क्योंकि दोनों की क्रिएटिविटी का फ़र्क होता है। एक क्रिएटिव ज़्यादा होता है, कम होता है। अब ये आपने उसी तरह का सवाल है कि सर क्रिएटिविटी कहाँ से लाएं, लॉजिक कैसे बनाएं? तो लॉजिक आप, क्रिएटिविटी बिल्ड होती है दूसरों के आर्ट वर्क देखने से, और लॉजिक्स आपकी तब डेवलप होती हैं जब आप दूसरों का कोड जो है ना वो एक्सप्लोर करते हो। तब आपको पता लगता है कि अच्छा इसने ये काम ऐसे करवाया हुआ है, तो फिर आपको हिंट्स मिलने लगते हैं। तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग पहले से ज़्यादा शार्प हो जाती है। ठीक है। क्रिएटिविटी कैसे इंक्रीज की जाती है कि आप दूसरों का आर्ट वर्क देखो, देखो कि उन्होंने चीज़ को किस पर्सपेक्टिव से सोच के किया हुआ है। तो कोडिंग में भी ये चीज़ ऐसी इंक्रीज होगी कि आप दूसरों का आर्ट वर्क देखो। आर्ट वर्क तो यहाँ पे नहीं है, बट किस तरह का वर्क है, कोड। तो कोडिंग करना भी एक आर्ट ही है वैसे। तो आप दूसरों का कोड देखो। अब आप कहोगे कि सर दूसरों का कोड हम कैसे देख सकते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं? तो उसके लिए ग्लोबली हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो पे हम क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म से आपने दोस्ती करनी है, स्टैक ओवरफ्लो। यहाँ पे आपको बेतहाशा क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। आप लेट वर्सेस वार लिखो, स्टैक ओवरफ्लो पे आंसर मिल जाएंगे। W3 स्कूल पे बेतहाशा वेबसाइट्स हैं। पर ये जो स्टैक ओवरफ्लो है, ये स्पेसिफिकली उन्होंने कर दी किसके लिए? क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं और लोग हमें आंसर भी कर सकते हैं, और मोस्टली ऐसा होता है कि हमें लोगों के सवालों में से ही अपना जवाब भी मिल जाता है। तो इन वेबसाइट्स को विजिट करना, स्टैक ओवरफ्लो इसका नाम है। दूसरी हमारे पास वेबसाइट है गिटहब। गिटहब एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे डेवलपर्स जो होते हैं ना, वो अपना पूरा का पूरा कोड रखवा देते हैं। कुछ लोग उसे प्राइवेट पर्पजेस के लिए रखवाते हैं, अपने लोगों के साथ शेयर करने के लिए। कुछ उसे ग्लोबली शेयर कर देते हैं कि ये मैंने काम किया, इसका ये कोड है, ये लो। तो हम जब उनका कोड देखते हैं जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड, स्टैक ओवरफ्लो पे क्वेश्चनिंग करते हैं, देखते हैं वो लोग कैसे कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें 10 बातें एक्स्ट्रा पता लगती हैं
और जब 10 बातें एक्स्ट्रा पता लगती हैं उसके साथ साथ उनकी एक लॉजिक नज़र आती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि क्या काम करवाना था, फिर हम देखते हैं इन्होंने कैसे करवाया हुआ, फिर हमें समझ आता है अच्छा ये इस तरह भी हो सकता है। तो फिर हम एक नए टास्क के लिए तैयार हो जाते हैं। कल को जब कोई नई हर्डल आती है तो हमारा एक माइंडसेट वैसा ही होता है, क्योंकि हमने लोगों के काम देखा होता है, तो हम फ़ौरन पिक करके और समझ जाते हैं कि कैसे हो। तो लॉजिक को शार्प करने का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर रिसर्च की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखा जाए, तो लॉजिक भी आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, अच्छा चीज़ हमारे पास देखें, एक तो स्कोप की बात होगी। मैं उम्मीद करता हूँ स्कोप वाली बात समझ में आ गई होगी। अगली बात है रीडिक्लेयर करने की। देखिए हम वार लिखते थे ना, x इज इक्वल टू 5, फिर मेरा दिल करता था मैं लिख लेता था x इज इक्वल टू 10, फिर मेरा दिल करता था मैं लिखता था x इज इक्वल टू, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या हो गई है इस टाइम? 15। 15 हो गई है। सेव करता हूँ। कोई एरर नहीं आया, पर लेट कहता है कि मेरे साथ रहते रहते ना ऐसी हरकत जो है वो नहीं करनी। देखिए इनिशियलाइजेशन एक डिफरेंट चीज़ होती है और डिक्लेयर करना एक डिफरेंट चीज़ होती है। जब हमने पहले दिन कोड पढ़ना शुरू किया था, मैंने आपको वार एक्स सेमीकोलन बात खत्म कर दी थी। यहाँ पे चीज़ डिक्लेयर हो रही है और x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे चीज़ इनिशियलाइज हो रही है, डिक्लेयर ऊपर हो चुकी है। एक डिक्लेरेशन होती है, एक इनिशियलाइजेशन होती है। लेट क्या कहता है? लेट कहता है कि एक चीज़ को डिक्लेयर एक ही दफ़ा करना है, एक नाम। ऑब्वियस सी बात है, नाम वही होना चाहिए, अलग अलग नाम के तो आप मल्टीपल कर सकते हो। लेट एक्स इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे आके आप दोबारा करते हो ना, लेट एक्स इज इक्वल टू 7, एरर, एक्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। वो कह रहा है एक्स पहले ही डिक्लेयर्ड है, दोबारा रीडिक्लेयर नहीं करना। इनिशियलाइज भी यहाँ तक है डिक्लेरेशन, इतना भी काम करोगे तो एरर आ जाएगा, देख लेना। आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, एक्स पहले ही डिक्लेयर्ड। तो बेशक पहले लेट से बना हुआ है, बाद में आप वार से बनाने की कोशिश करो, एरर आएगा ही आएगा। अगर पहले वार से बना हुआ है, बाद में लेट से बनाने की कोशिश करो, एरर आएगा ही आएगा। हाँ, दोनों दफा वार होंगे तो नो एरर। दोनों दफा वार होंगे तो कोई एरर नहीं। ठीक है, ये इसके दो मेजर डिफरेंस है। इसका एक और भी डिफरेंस होता है, पर वो मैं आपको खुद ही नहीं बताऊंगा। ठीक है, वो बताया तो इस लेट और वार की एक जंग के अंदर आप और पजल हो जाएंगे और आप कहेंगे सर ये नहीं समझ आ रही। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड जो करूंगा ना, तरीका जो इजी है समझने के लिए। ठीक है, देखिए मैं आपको क्या कह रहा था कि मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको लेट से कंफ्यूज हो रहे हैं ना सपोज, तो आप वार यूज करें, पर हर मकसद के लिए वेरिएबल नया नया बनाते जाएं, वेरिएबल्स की तादाद बढ़ा लें, बट क्या करते रहें, आप अलग अलग नाम से अलग अलग वेरिएबल बनाते जाएं। ठीक है, अगर आई लूप में यूज कर लिया तो आई उसके बाहर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उस जो बाहर अगर इस्तेमाल होनी है कोई चीज, तो उसके लिए नई चीज बना ले। ठीक है, अगर अंदर कोई चीज यूज कर लिया तो उस बाहर अगर किसी चीज का इस्तेमाल है, वहां पे नया वेरिएबल डिक्लेयर करके उसे नई वैल्यू असाइनमेंट कर दें। ऐसा कर लें, बट वार और लेट की जंग में इतना फंसने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद को ज़्यादा भी टॉर्चर ना करें। अगर तो समझ आ जाती है तो ठीक है, आनी चाहिए वैसे समझ, पर अगर ज़्यादा ही किसी स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई है, नहीं समझ आ रही, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप वार यूज़ करो सिर्फ, पर वेरिएबल्स के नेम अलग 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 बनाते जाओ, क्योंकि सेम नेम पे ही मसले आते हैं। सेम नेम से डिक्लेयर होगा तो मसला आएगा ना, वरना क्या मसला, वरना तो आप बेशक लेट वाई लिख लो, तो फिर तो कोई इशू नहीं है,
फिर तो आपका y अलग है, x अलग है। इधर गया जी हमारा कोड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हाँ, जब एक दफा y हो गया तो दोबारा y बनाओगे ना लेट वाला, तो फिर लेट कहेगा कि नहीं, एक जगह पे एक ही डिक्लेरेशन। अभी तक कोई मसला नहीं है। इसी तरह आप अलग अलग बनाते जाओ, लेट को बिल्कुल बीच में से निकाल दो अगर निकालना। पर यह है कि हमारे पास लेट जो है वो ग्रो कर रहा है, इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है ना चीज़ों पे, उसकी वैल्यू को प्रिजर्व रखने के लिए ज़्यादा सिक्योर कर देता है चीज़, कि भाई रीडिक्लेयर ना करो, इस स्कोप के अंदर लोकल हो जाएगी चीज़, ऐसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। तो फिर लोग इसे यूज़ कर लेते हैं जब उन्हें ज़्यादा ही चीज़ों को एक्यूरेट रखना होता है। पर आप क्या करो, वेरिएबल्स एक्स्ट्रा बनाते जाओ जितनी आपको ज़रूरत है, क्योंकि उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और लेट की जंग में अगर नहीं समझ आई तो ना पड़े ज़्यादा। पर वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। जी, किस किस को समझ आ गई है वार और लेट की? वैसे जो कहते हैं कि सर आ गई है समझ। सर एक बात, जी अदना। सर अगर हमने वेरिएबल जो है ना, मतलब वार की वर्ड से किसी ब्लॉक से बाहर डिक्लेयर करवाया हुआ है एक्स के नाम, और उसे हम जैसे फॉर लूप के अंदर उसी एक्स को लेट से अगर हम डिक्लेयर करवाते हैं तो फिर तो इशू नहीं आएगा? नहीं नहीं, फिर कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि स्कोप बदल गया ना दोनों का। ठीक है, उसको अंदर जब लेके जाएंगे ब्लॉक के अंदर लेट लगाओगे तो वो कोई मसला नहीं करेगा, वो कहेगा ठीक है दोनों अलग अलग है, तब कोई इशू नहीं देगा वो। तब उसे पता ही नहीं है कि बाहर कोई एक्स मौजूद है या नहीं। बट एक ही स्कोप के अंदर जब आप 2 दफा क्रिएट करने की कोशिश करोगे तब मसला आएगा। जी, सिर्फ ये 3-4 लोगों को समझ आई है, बाकी सबको नहीं समझ आई? जी अली हमजा, अजहर फारूक, इवान खलोते हैं ड्रा वन में चेक करें। जी सनोबर, सफ़ीर अहमद, समरीन। अब आपको मैं बताऊं, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई ना, लोग आपको अगर आइडिया मिल गया, तो आपने क्या करना है, आपने लेट और वार के ना घर जाके कम से कम 25 से 50 सिनेरियोज में ना कंपैरिजन करना है। 25 से 50 सिनेरियो कैसे आप बनाएंगे? एक तो स्कोप ऐसे ले लिया, जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने किया था कि अगर इफ आ जाता है, इफ के अंदर ले जाओ किसी चीज को, डिक्लेयर करके देखो लेट से, ठीक है, वार से करके देखो, ब्लॉक सिंपल बना लो, फंक्शन बना लो, कम से कम भी 25 से 50 सिनेरियो ऐसे अलग अलग बनाओ, छोटे छोटे छोटे, उनमें कंपेयर करो कि वार कैसे बिहेव कर रहा है और लेट कैसे बिहेव कर रहा है। आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। पर आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक और बता देता हूँ जिसकी मदद से आप जज कर सकते हो। कैसे? ये देखो, VS कोड आप यूज कर रहे हो ना, VS कोड के अंदर यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो वार एक्स, बाकी और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। देखो इस एक्स का कलर ना डिम नहीं है, इस एक्स का कलर ब्राइट है। पर अभी मैं इसे लिख लेता हूँ लेट, देखिए एक्स का कलर डिम हो गया है। ये डिम रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लोकल चीज है। पर अभी इसे मैं वार कर देता हूँ, ये देखें, तो ये देखें ये फिर ब्राइट हो गया, डिम नहीं है। तो ये आपके पास एक छोटी सी इंडिकेशन है जिससे आपको पता लगता है। अब आपको मैं फंक्शन में दिखाता हूँ, देखें, सिर्फ फंक्शन में देखिएगा। देखें फंक्शन बनते ही ना वार भी डिम हो गया। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर तो वार भी क्या होता है, लोकल स्कोप का मालिक होता है। हाँ, ये दोबारा अगर इसे हाईलाइट करना है तो आप इसे जैसे यूज करोगे ना कहीं पे, तो ये दोबारा हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैं एक्स लिखता हूँ, वो देखें दोबारा हाईलाइट हो जाएगा। बट आपने और कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी, सिर्फ सिंपल लिख के देखें, आपको समझ आएगी। देखें ये इंडिकेशन दे रहा है लोकल, ऊपर लिखा भी आ गया लोकल। ठीक है, तो वार यूज कर लें, इसको कंपेयर करके देखें, कम से कम भी 25 सिनेरियो तो करें ना, कम से कम भी। ठीक है, और 25 सिनेरियो आप सोचेंगे बन जाएंगे फॉर के अंदर, एक खाली, फिर एक इफ के अंदर। ठीक है,
अलग अलग जगह पे यूज़ करने की कोशिश करें, आपको समझ आ जाए। ठीक है, एक इसकी होस्टिंग भी एक होती है जी। सर जैसे वो हमने अपनी असाइनमेंट की थी अभी सैलरी और टैक्स वाली भी, तो उसके अंदर भी तो हमने ऐसे किया था ना कि पहले ग्लोबली भी हम डिक्लेयर कर दिए थे सैलरी और टैक्स के वेरिएबल्स जो थे, और फिर उसको ही यूज़ किया था कंडीशंस में जो अंदर थे। तो अब इसमें ये हो सकता है कि जो उसको हम अगर लोकली कर रहे हैं तो जो वो कंडीशन इफ की कंडीशन थी उसके जो ब्लॉक बन रहा है वो ब्लॉक होगा और उसके अंदर हम लेट कर सकते हैं उसको, तो वो लोकली यूज होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, वो क्योंकि जितने भी उसके अंदर सिनेरियो हमने आप फंक्शन तो सोचते हो कोई ना, यूज नहीं किया था, वो तो ब्लॉक्स ही बन रहे थे कंडीशन के बिल्कुल सारे। बिल्कुल वो ब्लॉक ही बन रहे, तो ब्लॉक के अंदर यूज करके देखें, लूप के अंदर कोई चीज ऐसी यूज करके देखें, तो कम से कम भी 20 से 25 सिनेरियो तो बनाए ना, जिसके अंदर आप दोनों को कंपेयर करें, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता क्लियर ना हो, क्लियरली समझ आ जाएगी कि लेट अच्छा ये और वार अच्छा ये। ठीक है, बट अगर किसी को तब भी समझ नहीं क्लियरली आती, तो उसको रिकमेंडेशन जो मेरी है वो फॉलो कर ले कि वार ही यूज करे, लेट को यूज करने की जरूरत ही नहीं है, और नाम अलग अलग देता रहे बस। अच्छा, यहाँ तक अच्छा हमारी क्या बात हो गई, हमारी लेट और वार की बात हो गई, और किसकी चीज बात हो गई, हमारे पास लूप जो थी वो रह गई, हो गई उसकी भी बात। हमारे पास अब जो नेक्स्ट चीज है वो है कि हम एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, हमें पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पर हम इस कोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना उसके अंदर डाइव इन करके नहीं देखने वाले। ठीक है, चाइल्ड क्लास क्या होती है, ये क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, डिफरेंट सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, वो वाले कॉन्सेप्ट हमारे पास आप लोगों ने जिस चीज़ ने सी सी प्लस प्लस में पढ़े हैं। ठीक है, हम इस कोर्स के अंदर वो चीज़ें सारी डिस्कस नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके देखना हमें ज़रूरी है, ताकि जब तक हम अपना ऑब्जेक्ट नहीं ना क्रिएट करते हमें समझ नहीं आती कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्चुअल में चीज़ क्या थी। जी अदनान, कोई क्वेश्चन है आपका, या हैंड रेज ऐसे किया हुआ है? वैसे ही। अच्छा, ठीक है, तो हम इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना उसके आगे अंदर हमने डाइव इन नहीं करना, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने अभी अपने DOM की जो मैनिपुलेशन है, यानी कि हमारे पास HTML के जो डॉक्यूमेंट की मैनिपुलेशन है वो हमने अभी तक नहीं स्टार्ट की। हमने इधर कोई पैराग्राफ बना के जावास्क्रिप्ट की मदद से उसका टेक्स्ट चेंज नहीं किया, उसका कलर चेंज नहीं किया, मैनिपुलेशन की तरफ अभी नहीं आए, हम अभी थे सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स की तरफ। इफ क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, लूप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, स्कोप क्या होता है, बिल्कुल बुनियादी बातें जो होती हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो ज़रूरी होती हैं उन बातों पे थे। आगे इसके जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं ना इनके आगे भी काफ़ी कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, उन आगे के कॉन्सेप्ट्स की बात हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस कोर्स के अंदर। तो हाँ, आप अगर आगे खुद से पढ़ना चाहते हो या जावास्क्रिप्ट के आगे और कॉन्सेप्ट्स को भी जानना चाहते हो, आप बिल्कुल जान सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ ऑब्जेक्ट तक की बात करेंगे, और उसके बाद जैसे ही हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, हम किसकी बात करने लग जाएंगे, मैनिपुलेशन की, इवेंट हैंडलिंग जिसे कहा जाता है, सिंपल, कि जो इवेंट यूज़र परफॉर्म करे उसे हैंडल कैसे करवाना। ठीक है, तो उसकी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पर मैं आपने आपको बता दिया कि आगे कुछ कॉन्सेप्ट ज़रूर होते हैं। सेल्फ रिसर्च अगर किसी ने करनी है या आगे उन कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है तो वो बिल्कुल जो है वो जा सकता है। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे ऑब्जेक्ट की करेंगे, वो भी इसलिए करना ज़रूरी है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट आखिर क्या चीज़ है। क्योंकि जब हमने अपना फंक्शन बनाया था ना और उसमें पैरामीटर्स पास किए थे, तब हमें समझ आई थी ये टाइप ऑफ की, उससे पहले हमें टाइप ऑफ की समझ नहीं आती थी कि ये क्या चीज़ है। जब हमने अपना फंक्शन बना लिया हमें पता लग गया अच्छा ऐसी कोई चीज़ जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स ने भी बनाई होगी, तो हम उसे एक्सेस करवा रहे हैं।
तो अपना ऑब्जेक्ट बना के हम ये देखेंगे अच्छा ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम इसके मेथड्स को, इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करके और यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूं ऑब्जेक्ट की। एक ऑब्जेक्ट वैसे क्या होता है? जी, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जी, काम करने वाला सर। काम करने वाला। जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना, हमारे पास कोई भी जो चीज़ है ना वो एक ऑब्जेक्ट हो सकती है। किस तरह से? अगर एक लैपटॉप की बात करता हूँ तो एक लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। उस लैपटॉप की कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे हार्ड, रैम, कलर, मॉडल, कंपनी वगैरह वगैरह। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। उस ऑब्जेक्ट की कुछ क्या हो सकती हैं प्रॉपर्टीज? स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, एड्रेस, कोर्स, मार्क्स, पोजीशन वगैरह। अगर मैं बात करूँ ना एक गाड़ी की, तो एक गाड़ी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। उस गाड़ी का मॉडल, साइज, उसकी टाइप, ठीक है, उसकी हॉर्स पावर, उसके क्या इंजन की स्पेसिफिकेशन है, सारा कुछ हो सकती है। उसके साथ साथ उसके कुछ चीज़ के फंक्शन भी हो सकते हैं। जैसे लैपटॉप का फंक्शन हो सकता है वो ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाता है वगैरह। स्टूडेंट का फंक्शन होता है, मेथड होता है। मेथड इसी तरह से है कि उसका कोई फंक्शन है। फंक्शन क्या है कि वो होमवर्क करता है, क्लास अटेंड करता है। और गाड़ी का होता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, गाड़ी चलती है, गाड़ी रुक जाती है वगैरह वगैरह। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसके अंदर हम उस पार्टिकुलर चीज़ की मल्टीपल प्रॉपर्टीज जो है ना वो डिक्लेयर कर देते हैं, बता देते हैं। और फिर हमें जब स्पेसिफिकली उस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम उसे क्या कर सकते हैं, बासानी एक्सेस करवा के यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास जो एसोसिएटिव अरे की हमने बात की थी ना, उससे मिलती जुलती कुछ चीज़ होती है। ठीक है। और आपको ये लगेगा भी कि शायद ये अरे के सिमिलर चीज़ है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट भी वही चीज़ है कि एक नाम के अंदर ना मल्टीपल चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। ऑब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट का एक नाम होगा, जैसे कोई भी एक नाम आप ले लेते हो ऑब्जेक्ट, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें स्टोर हो सकती हैं। ठीक है। तो हमें यही लगेगा कि ये काइंड ऑफ अरे है, बट इसका और उसका थोड़ा सा डिफरेंस है। अरे आपके पास पर्पस डिफरेंट हो जाता है कि जब आपके पास ऐसा पर्पस आए तो अरे यूज़ कर लो, जब ऐसा पर्पस आए तो ऑब्जेक्ट यूज़ कर लो। पर आप बेशक अरे यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के आगे जाके जब प्रॉपर इसकी लैंग्वेज कह रहा हूँ, आगे इसके कॉन्सेप्ट वास्ट होते हैं तो ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने लग जाता है। पर अभी तक सिर्फ हमारा जो मेन मकसद है, जैसे मैंने आपको बताया, वो ये है कि बनी बनाई चीज़ों को समझना है। हमने अपना ऑब्जेक्ट बना के जो पहले से बनी हुई चीज़ें हैं उन्हें समझने की कोशिश करनी है, ताकि हमें पता लगे कि आखिरकार ये किसी ने कैसे चीज़ बनाई होगी। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की मैंने बात की, तो ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट वैसे ही सिंपल बन जाता है, एक वेरिएबल ही होता है, पर इसके अंदर क्या होता है, वैल्यूज मल्टीपल स्टोर हो जाती हैं। और यहाँ पे क्या होती है, नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होती हैं, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी की एक की होती है, एक वैल्यू होती है। किस तरह से कि हम उसको, जैसे हम इंडेक्सेस पे 0 1 2 3 इस तरह से डाटा स्टोर करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या करवा सकते हैं, हम उसको किसी स्पेसिफिक नेम के अंडर क्या करवाते हैं, स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है। तो ये इसका बेसिक एक डेफिनेशन थी, एक बेसिक इसकी तारीफ थी कि क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, वैसे ही जैसे हम वार यूज करते थे, उसके बाद अरे का नाम, अब हम ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। ऑब्जेक्ट का नाम हमारे पास आ जाएगा, सपोज मैं कह देता हूँ माई ऑब्जेक्ट।
ठीक है, इक्वल टू का सिंबल डाल देता हूँ। ब्रेसेस यहाँ पे आपने ये वाली यूज करनी है। उसके बाद मैं सपोज कह देता हूँ माई ऑब्जेक्ट है, तो मैं अपने बारे में अपनी चीजें लिख देता हूँ। सपोज मैं कह देता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पे आ जाएगा कॉलन कि फर्स्ट नेम ये है, ये बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे आएगी की, यहाँ पे आएगी उस की वैल्यू, कॉमा, फिर एक की, फिर एक वैल्यू, एंड सो ऑन। उस की को हम उसका नाम कह सकते हैं कि उसका नेमिंग लोकेशन है कि यहाँ पे वो पड़ी हुई है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ फर्स्ट नेम, सपोज कोमा डाल के आगे लास्ट नेम मैं क्या देता हूँ, उसके बाद मैं एक एज सपोज ले लेता हूँ, मैं क्या देता हूँ, कोमा करके आप आगे 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 की चीजें लेके जा सकते हो। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, और अरे के अंदर हम जैसे स्पेस डाल सकते थे, यहाँ पे भी डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास CSS के अंदर हमने स्पेस डाली थी ना प्रॉपर्टीज की, वही बात वही चीज़ है, आप स्पेस डाल के भी लिख सकते हो, ताकि इसके अंदर हमें थोड़ी सी क्या मिल जाए, इसकी इंडेंटेशन थोड़ी प्रॉपर हो जाए। अब इधर तक एक चीज़ मेरे पास हो गई, मेरा ऑब्जेक्ट, ये चीज़ यहाँ तक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देखिए वो कहता है प्रॉपर्टी, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो एक ऑब्जेक्ट एक पूरा इंस्टेंस हो सकता है जिसकी आगे कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज तो हो गई। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे ये तो बनाना आ गया, मुझे इसे एक्सेस कैसे करना है। फर्स्ट नेम हमजा है, मैं इसे एक्सेस कैसे करूँ। जैसे वहां पे तो मुझे पता था ना, अरे के अंदर मैं अरे लिखता था ये, और आगे इंडेक्स 0, एक्सेस हो जाती थी चीज। मेरा सवाल अब ये है कि मैं इस चीज को एक्सेस कैसे करूं, क्या इसका भी कोई तरीक़ाकार है। तो बिल्कुल इसका भी तरीक़ाकार मौजूद है। क्या तरीक़ाकार है आपके पास, कि हमारे पास नोटेशंस है। क्या क्या नोटेशन है, एक हमारे पास है डॉट नोटेशन, और एक हमारे पास है ब्रैकेट नोटेशन। डॉट और ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है। दोनों की मदद से हम यूज कर सकते हैं, बट मैं आपसे पूछूंगा आपको कौन सी अच्छी लगी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्योंकि मैं उसकी वैल्यू को प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ ना, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सबसे पहले मुझे अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, माई ऑब्जेक्ट, जो भी उसका नाम है, नंबर, उसका नाम स्टूडेंट, उसका नाम कार, उसका नाम लैपटॉप, कुछ भी है। डॉट, जैसे मैंने डॉट लिखा वो मुझे VS कोड ने भी इंडिकेशन देने लग गया, अच्छा फर्स्ट नेम, एज, लास्ट नेम क्या। मैं क्या देता हूँ फर्स्ट नेम, प्रिंट हो गया हम। इसी तरह मैं बदल लेता हूँ, मैं लास्ट नेम क्या देता हूँ, ठीक है। ये इसकी है ब्रैक डॉट नोटेशन, कि डॉट की मदद से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना। अब मैं बात करने की कोशिश करूंगा किसकी, हमारे पास जो कि ब्रैकेट नोटेशन है। ब्रैकेट नोटेशन मैंने यूज की, देखिए अभी भी बात वैसे ही है, ठीक है मेरे। अब आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से आपको कौन सी आसान लगी है नोटेशन, डॉट वाली या ब्रैकेट वाली। डॉट वाली। डॉट।
डॉट वाली। और आपने देखा होगा ये डॉक्यूमेंट के आगे भी डॉट लगा हुआ है। अभी मैं इस डिबेट पे बाद में आता हूँ। मुझे खुद डॉट वाली सिंपल लगती है, इवन ग्लोबली सबको डॉट वाली ही सिंपल लगती है, क्योंकि सिंपल है, डॉट लगाया आगे नाम लिख दिया सिंपल। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास क्या चीज़ आ गई, मेरे पास अभी तक बात हुई प्रॉपर्टीज की सिंपल। मैं किसी फंक्शन को भी एज अ प्रॉपर्टी ऐड करवा सकता हूँ किसी ऑब्जेक्ट में। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मेथड हो सकता है, मेथड से मुराद फंक्शन ही है। 19-20 का फर्क होता है मेथड में और फंक्शन में, बस बाकी सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। जैसे बिल्कुल इन चीज़ों के अंदर वार और लेट में एक फाइन मार्जिन है, इसके अंदर एक फाइन मार्जिन है, और इसी तरह मेथड और फंक्शन के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन है, एक तरह से फंक्शन ही होता है। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ कोई भी चीज़ माई मेथड, आगे मैं कॉलन, याद रहे कि मैंने कॉमा यूज किया हुआ है, यहां पे आके मैं फंक्शन लिखता हूं, और इसके अंदर मैं किसी भी तरह की चीज क्रिएट करवा सकता हूं। कैसे क्रिएट करवा सकता हूं, जैसे कि यहां पे आके मैं कोई भी बात लिख दूं, जैसे कि ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस डॉट की जगह ना मैं इस मेथड को बुलाने की कोशिश करता हूं। मैंने कुछ बना तो दिया, मैंने ये लिख दिया, मैं यहाँ पे लिख दूंगा माई मेथड। हमें पता है माई मेथड के साथ आगे इस तरह की ब्रैकेट्स डालनी जरूरी है। इसे मैं सेव करता हूं, मैं देखता हूं कि मेरे पास क्या आउटपुट आती है। मेरे पास वही आउटपुट आ गई जो यहाँ पे थी, मतलब कि ये चीज़ एक्सेस हो रही है। ठीक है, अगर मैं आपके साथ इसका छोटा सा एक कंपैरिजन करूं, इसे कंट्रोल एक्स करूं, इसे नीचे वाली लाइन पे आके पेस्ट करूं, और बाकी सारे कोड को हम 1 मिनट के लिए भूल जाएं कि कोई कोड हमने लिखा है, तो क्या ये दोनों चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो कि क्या एक जैसी लग रही हैं या नहीं? जी सर। जी, एक जैसी चीज़ें हैं या डिफरेंट है? 100% सर, जैसी है। बिल्कुल सेम। कि हमें अब समझ में आया कि ये जो डॉक्यूमेंट हम लिख रहे थे ये आखिर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट था। हम एक मिस्ट्री में थे कि जी ये आखिर डॉक्यूमेंट हम क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। आज हमें समझ आ गई कि ये डॉक्यूमेंट कोई ऑब्जेक्ट है, और जो राइट है ना ये उसका मेथड है। ये देखें, आज तक हमें मेथड की समझ नहीं आ रही थी कि क्या होता है, पर आज हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये क्या है, ये उसका कोई मेथड है। क्यों हमें समझ आई, क्योंकि आज हमने अपना ऑब्जेक्ट और अपना मेथड बना लिया, माई ऑब्जेक्ट का माई मेथड। तो इस राइट के अंदर भी अब समझ में आई कि उन्होंने ऐसा कोई कोड लिखा हुआ है जो जाके प्रिंट करवा देता है। इसी तरह का एक मेथड नहीं है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं, क्योंकि कल से हमने डॉक्यूमेंट के मेथड पढ़ने लग जाना है जो कि हमारे पास पहले से डिफाइन शुदा है। ठीक है, तो हमें तब पता लगेगा कि अच्छा ये इस पर्पज़ के लिए ये चीज़ थी। तो हमें ये चीज़ तब क्लियर हुई जब हमने अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे फंक्शन हमें क्लियर हुए थे। तो अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ बनाऊँ, विंडो डॉट अलर्ट, ये चीज़ सिमिलर नहीं लगी आपको? देखिए कलर स्कीम भी सेम ही है, और इसी तरह यानी कि कंसोल कोई ऑब्जेक्ट है और डॉट लगा के हम उसके लॉग वाले मेथड को एक्सेस करवा रहे हैं। वो हमें क्या आउटपुट दे रहा है कंसोल में, अलर्ट हमें क्या दे रहा है इस तरह से, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमें किस तरह से दे रहा है। तो ये हमें पता लगा कि मेथड हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मेथड और फंक्शन में थोड़ा सा माइनर सा फर्क है, जैसे पहले हमने बात की थी।
ठीक है, हमने नाम पहले लिख दिया, हमने यहाँ पे फंक्शन, और ये जो फंक्शन है ये लोकल फंक्शन है, याद रखिएगा ये लोकल है। इसे हम मेरे ख्याल C++ में मेंबर फंक्शन भी कह रहे होते हैं। ठीक है, वहां पे आएगा इसका नाम मेंबर फंक्शन है। ठीक है, जी सर, मेंबर फंक्शन ही कहते हैं ना। जी सर। ये चीज आपके पास है। अब यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि ये लोकल है ना, तो यहाँ से चीजें रिटर्न करवा के यूज करनी है। ठीक है, क्या करना है, रिटर्न करवा के। ये एरर हमें मॉर्निंग में भी देखने को मिला था, मैं आपको एक दफा एरर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने रिटर्न करवाया था, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख देता हूँ कि आई एम अ मेथड, छोटी सी चीज लिख देता हूँ, और इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ, पेस्ट, और ये खत्म। मतलब कि उस चीज को मैं प्रिंट आउट कराना चाह रहा हूँ। देखिए मेथड तो आगे आगे अनडिफाइंड भी आ जाता है। क्यों अनडिफाइंड आता है? क्योंकि यहाँ पे ये चीज लोकल है, तो यहाँ से जो भी काम करवाना है वो इधर से रिटर्न करवा के करवाएं, यहाँ से करवाएं रिटर्न, और फिर आप उसे यूज करें सिंपल। यहाँ से आप कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई पैरामीटर पास करवा सकते हैं, जो भी काम करवाना है। एक तरह से फंक्शन ही है, मैंने आपको बताया था। बस क्या चला गया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया, ऑब्जेक्ट का लोकल मेथड बन गया, और उस मेथड को हम कैसे यूज कर सकते हैं इसमें, इसकी मदद से। आगे इस पे आइट्रेट कैसे करवाना है, आइट्रेशन भी हो जाती है, सब के सब पे आइट्रेशन चल जाती है, डिफरेंट काम चल जाते हैं। बट मैंने आपको कहा था कि हम इसके आगे फर्दर जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास फॉर इन लूप आ जाती है, फॉर ऑफ लूप है, फॉर ईच लूप है। इन तीनों लूप्स का नाम लिख लें, मैंने अक्सर भी नाम लिया। इसकी एक सेल्फ रिसर्च आपने करनी है, इसके बारे में पढ़िएगा जरूर कि क्यों काम करते हैं। सर इसमें एक होता है दिस वाला जी कीवर्ड, वो सर आपसे समझना है। मैंने काफी सर्च किया लेकिन मुझे समझ नहीं आया, काफी वीडियो भी देखी। ठीक है, दिस देखें, दिस जो है ना वो हर लिहाज से अलग अलग वर्क करता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ ना मैं दिस डॉट, अब मैं आगे लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम। यहाँ पे दिस अपने ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब मैं इसे जरा कॉल करके देखता हूँ, कंट्रोल एक्स। देखिए हमजा आ गया, कॉल मैंने मेथड को किया, बट रिटर्न हमजा कैसे हो गया? मैं इसे थोड़ा सा स्पेस खत्म कर देता हूँ, क्योंकि दिस डॉट फर्स्ट नेम मतलब इसका फर्स्ट नेम, यानी कि जब हमने अपने ही ऑब्जेक्ट के अंदर किसी चीज को कॉल करनी हो तो हम दिस का कीवर्ड यूज कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के बाहर मैं दिस लिखूंगा ना तो वहां पे दिस का मतलब बदल जाएगा। यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना जरूरी है। अगर यहाँ पे भी मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखूं तो मसला नहीं होता, बट दिस लिख लेते हैं, क्योंकि ये दिस रिप्रेजेंट कर रहा है माई ऑब्जेक्ट की तरफ, अपने ऑनर की तरफ रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो यहाँ पे हम दिस लिख लेते हैं। इसी तरह फंक्शंस के आगे आप लिख लेते हो दिस, इवेंट्स पे दिस यूज कर लेते हैं। तो वो दिस जो है ना ये बड़ा वर्सटाइल सी चीज़ है, डिफरेंट जगहों पे इसका डिफरेंट मतलब होता है। बट यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ये अपने मालिक की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने ऑनर की तरफ, जो इसे कंटेन कर रहा है उसकी तरफ रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो आज की ये जो पूरी ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने का जो मेन मकसद था ना, वो सिर्फ आपको ये बताना था कि आपको पता लग जाए कि प्री डिफाइंड चीज़ें भी ऐसे ही बनी होती हैं जैसे हम बनाते हैं। ये नहीं होता कि वो कोई मिल गया वाले जादू को बुलाते हैं और ऑब्जेक्ट बनवा देते हैं, मेथड बनवा, ऐसा नहीं होता। वो भी इंसान ही है, वो भी ऐसी चीज़ें बनाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की अथॉरिटी भी आपको पता लगती है क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये बनी बनाई चीज़ें भी देता है, प्लस आपको भी इख्तियार देता है कि अपनी चीज़ें भी बना लो। और जब हम अपनी चीज़ें बनाते हैं तो हम फिर हज़ारों काम करवा सकते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने लिहाज से चीज़ें क्रिएट करता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली वो फिर बनती जाती हैं। तो ये मकसद था, क्योंकि कल से इंशाल्लाह हम इवेंट हैंडलिंग की तरफ चले जाएंगे, हम इवेंट्स को हैंडल करेंगे। आगे अगर हम जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स में जाते गए तो वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं। ठीक है, इसकी आगे एक और डिबेट है, आगे फिर कंस्ट्रक्टर्स आ जाते हैं, फिर डिस्ट्रक्टर्स आ जाते हैं, वो बड़ी लंबी डिबेट हो जाती है। तो हम उतना उसकी तरफ नहीं जाएंगे, इवेंट्स की तरफ आ जाएंगे। इवेंट्स को कैसे अब हैंडल करवाना है,
क्योंकि बेसिक्स हमें आ गए। इन बेसिक्स को यूज़ करते करते हमने इवेंट्स को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डील कर लेंगे, प्लस कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें हम सीखेंगे जो पहले से तयशुदा है, जो पहले से बनी हुई हैं, जिनकी मदद से हम चीज़ों को एक्सेस करेंगे और उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। जी, तो